इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनने के लिए वीडियो को पूरा देखें और अच्छी लगी तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर। तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी और पूरी क्राइम तक फैमिली को हैप्पी न्यू ईयर, नया साल बहुत बहुत मुबारक हो, नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके जीवन में जितनी भी ख्वाहिशें हैं, सपने हैं, सब पूरे हों, आप लोग अच्छे रहें, सेहतमंद रहें, यही दुआ है। और इत्तेफाक की बात, ये सारी चीज़ें तो मैंने कह दी, लेकिन अफसोस की बात यह है कि 31 दिसंबर की रात और 1 जनवरी की सुबह दिल्ली में जो कुछ हुआ उसे सोचकर ही रूह कांप जाती है। 31 दिसंबर की रात हम तमाम लोग नए सपने संजोए हुए थे। नए साल की पहली नई सुबह होगी, नई उम्मीदें थी, बहुत सारी चीज़ें थी कि नए साल में ऐसा होगा वैसा होगा। लेकिन इसी दिल्ली में एक लड़की के घर नई सुबह इस तरह से उतरी कि ऊपर वाले से यही दुआ है कि किसी और के घर पर इस तरह से कम नई जो नए साल की पहली नई सुबह है ऐसे ना उतरे, ऐसी खबर के साथ ना उतरे। देश की राजधानी दिल्ली की एक बेहद अफसोसनाक कहानी है ये। और इस पूरी कहानी के लिए जितना गुस्सा लोगों में, खासतौर पर दिल्ली पुलिस के लिए, मुझे लगता है कि वो गलत भी नहीं है। 31 दिसंबर की रात थी। दुनिया में बाकी तमाम लोग जश्न की तैयारी कर रहे थे, पार्टी कर रहे थे, लेकिन इसी दुनिया में, हमारे देश में ऐसे हजारों लाखों लोग हैं जिनके लिए हर रात एक जैसी होती है, हर दिन एक जैसा होता है। साल गुजर जाते हैं, बस कैलेंडर में एक तरह से तारीखें बदलती हैं, साल बदलता है, उनकी ज़िंदगी नहीं बदलती, उनकी ज़िंदगी वैसे ही चलती है। उन्हें वैसे ही हर दिन जद्दोजहद करना होता है, वैसे ही उस भाग दौड़ में जीना होता है, खुद को, घर वालों को पालने के लिए उसी तरह मेहनत करनी होती है। हम सब बहुत खुशनसीब लोग हैं जिन्हें कम से कम नए साल या इस तरह के मौके पे कुछ वक्त पार्टी करने का, एंजॉय करने का, एक दूसरे के यहाँ जाने का, दूसरी जगहों पर जाकर खुशियाँ मनाने का मौका मिल जाता है। वरना मेजॉरिटी, ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो बस उन्हें इतना पता होता है कि ये एक कैलेंडर है, साल बदल जाएगा, हमारी तकदीर तो वैसी ही रहेगी। ऐसी ही एक परिवार की कहानी है ये। दिल्ली में रहने वाला ये परिवार, दिल्ली के आउटर दिल्ली में, बल्कि कंझावला इलाका है, और वहाँ पे एक लड़की जिसके पिता की 8 साल पहले मौत हो गई। माँ की दोनों किडनी खराब है, एक भाई 2 बहन है। पिता के गुजरने के बाद उस बेटी के ऊपर घर की जिम्मेदारी आ गई, क्योंकि बड़ी बहन की शादी हो चुकी है और अब वो घर की जिम्मेदारी निभा रही है। नौकरी करती है, फिर पार्ट टाइम भी जॉब करती है। उम्र सिर्फ 23 साल है अभी। इवेंट मैनेजमेंट के लिए पार्ट टाइम जॉब किया करती थी वो, शादियों के मौसम में शादियों के, बाकी अगर कोई और इस तरह का इवेंट मैनेजमेंट हो। 31 दिसंबर को, चूंकि इवेंट मैनेजमेंट ज़्यादातर लोग बिजी थे नए साल की पार्टी ऑर्गेनाइज करने में, अमन विहार में ये लड़की रहती थी और एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी से जुड़ी थी। उन्होंने कहा कि आज रात एक पार्टी है, उसके लिए तुमको जो जिम्मेदारी है वो पूरी करो और वहाँ आकर देखो, गेस्ट को संभालो, ये बाकी जो भी काम है वो करो। शाम 6 बजे ये लड़की अपनी माँ से कहकर जाती है कि जा रही हूँ ड्यूटी पर, और चूंकि न्यू ईयर की पार्टी हो सकता है आने में लेट होगी। ये घर से निकलती है 8 बजे, फिर माँ से फ़ोन पे बात होती है। 10 बजे वो माँ को बताती है कि चूंकि न्यू ईयर पार्टी है तो आमतौर पर लोग 12 से पहले तो जगह छोड़ते नहीं है, तो शायद मुझे लेट हो जाएगी, तो आप फिक्र मत करना। लड़की घर से उस पार्टी की जगह तक अपनी स्कूटी पर गई थी। रात 11-12 बज जाता है। माँ को फिक्र होती है, माँ अब उसके मोबाइल पे कॉल कर रही है, लेकिन मोबाइल बंद था। माँ को लगता है कि चलो बेटी ने कहा है कि लेट हो जाएगी, हो सकता है कि वो देर रात ना आए तो सुबह ही आ जाएगी। तो माँ को भी कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होती, क्योंकि बेटी से बात हो चुकी है और उसे पता है कि इस तरह के जॉब में ऐसा होता है। सुबह हो गई। सुबह अभी सूरज ने आंखें भी नहीं खोली कि इस माँ के दरवाजे पर कोई दरवाज़ा पीटता है। माँ दरवाज़ा खोलती है, सामने पुलिस वाले खड़े हैं। वो कहते हैं कि स्कूटी है, उसका ये नंबर है और हमने रजिस्ट्रेशन उससे चेक किया तो ये इस लड़की के नाम पर है। माँ ने कहा ये मेरी बेटी है, उसी की स्कूटी है। क्या हुआ? पहले घबराती है। पुलिस वाले कहते हैं कुछ नहीं, इस स्कूटी का एक्सीडेंट हुआ है, आपको हमारे साथ चलना है। माँ को लगता है कि चलो बेटी शायद थोड़ी घायल हो, जख्मी हो, ठीक तो होगी, लेकिन वो उसे SGM हॉस्पिटल ले जाते हैं सरकारी। वहाँ मुर्दा घर में एक लाश रखी थी। उस लाश को उस माँ, उसके भाई और बहन को जब दिखाया जाता है तो पहली बार पूरे परिवार की चीख निकल जाती है। लाश के नाम पर कुछ हिस्से बचे थे। लाश की जो हालत थी वो देखने लायक नहीं थी।
अब पुलिस का काम हो गया कि चलो ये एक्सीडेंट में जो मौत हुई, ये लड़की है, ये इसकी माँ है, परिवार है, बाकी की फॉर्मेलिटी कर लेंगे। अब यहीं तक कहानी थी और पुलिस ने माँ बाप को, उसके बाप तो थे नहीं, माँ और घर वालों को इतनी ही कहानी बताई कि आपकी बेटी का स्कूटी में एक्सीडेंट हुआ और इस तरीके से मौत हो गई। दहला देने वाली कहानी इसके बाद सामने आई और ये कहानी शायद इस तरीके से आती भी नहीं अगर दीपक नाम का एक शख्स सामने ना आता। दीपक कंझावला इलाके में दूध की एक दुकान है, उसकी डेयरी है, और चूंकि शहर वालों को सुबह सुबह चाय के लिए दूध चाहिए तो वहां से उसके लोग गाड़ियों में दूध लेकर निकलते और अलग अलग जगहों पे बांटा करते थे। तो उसका रूटीन था, वो सुबह 3 बजे अपने डेयरी को खोलता था और फिर गाड़ियों से दूध की सप्लाई होती थी। 3:18 कंझावला में अपनी डेयरी के बाहर वो खड़ा था। तभी अचानक उसके कानों में एक तेज आवाज आई। ऐसा लगा जैसे कोई बहुत तेज रफ्तार एक गाड़ी जा रही है और उसका टायर पंक्चर हो गया है। उसने ध्यान से देखा, एक गाड़ी आई लेकिन बहुत तेज रफ्तार नहीं थी। बट उसने जब देखा गाड़ी को गुजरते हुए तो उसकी चीखें निकल गई। उसने देखा कि उस गाड़ी के पिछले पहिए में एक लाश बंधी है और वो लाश उस गाड़ी के साथ उस पथरीली सड़क पर घिसटती जा रही है। देखकर दीपक के होश उड़ गए। उसने फौरन मोबाइल उठाया, 100 नंबर पर पुलिस को डायल कर दिया। पुलिस को उसने फोन किया। जो पुलिस ने उसने लाइन कही वो पुलिस की प्रेस रिलीज में भी वो लाइन जो है हूबहू वैसे ही है जो उसने पहली बार फोन पर कहा था। और उसने जो फोन पर कहा उसकी एग्जैक्ट लाइन ये थी कि एक ग्रे रंग की गाड़ी है और ये बलोनो कार है और इस गाड़ी के साथ एक डेड बॉडी बंधी हुई है और गाड़ी तेज रफ्तार से जा रही है। ये उसने उस फोन पर कहा। बाकायदा उसने गाड़ी का नंबर भी बताया। उसने जो पूरी बात कही एक लाइन में वो ये थी कि एक बोलेनो गाड़ी ग्रे कलर की जो कुतुबगढ़ की साइड जा रही है, उसमें एक डेड बॉडी बंधी हुई है जो नीचे लटकी हुई है। अब पुलिस वाले ने जब ये सुना तो यहां इसके बाद क्या होना चाहिए, पुलिस को फौरन हरकत में आनी चाहिए। अब पुलिस वाले उससे पूछताछ कर रहे हैं बाकी, अच्छा कहां पे, कितना टाइम, नोट कराओ। अब वो नोट करा रहा है। इसके बाद पुलिस वाला उससे एक सवाल पूछता है, कहता कि ये बताओ ये जो लाश है ये कफन के साथ है या बिना कफन के है। दीपक को कुछ समझ नहीं आ रहा लेकिन वो बात बताया जा रहा है। 3:12 पर उसने पुलिस को कॉल किया था। 3:30 हो गए। अगले 12 मिनट तक पुलिस उससे पूछताछ करती रही लेकिन इस दौरान एक भी पुलिस वाला या एक भी पुलिस की जिप्सी या पीसीआर वैन उसके बताए जगह पर नहीं पहुंची। 31 दिसंबर की वो रात थी और उससे पहले दिल्ली पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और दिल्ली में हर साल का ये एक रूटीन है कि नए साल के जश्न के मौके पर दिल्ली पुलिस ये दावा करती है कि पूरी दिल्ली में सुरक्षा के कड़े इंतजाम होंगे। खासतौर पर ड्रंकन ड्राइविंग के केसेस के मामले में बढ़ते हुए मामले को देखते हुए लोगों के अल्कोहल टेस्ट होंगे तो शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं, हुड़दंग ना करें। और दिल्ली पुलिस की लगभग 18 से 20 हजार लोग सिर्फ नए साल के जश्न के मौके पर सड़कों पर तैनात कर दिए जाते हैं। अब ये वही रात है। दिल्ली पुलिस के दावे के हिसाब से उस रात सड़क पर पुलिस वाले होने चाहिए, पुलिस की जिप्सियां होनी चाहिए, पीसीआर वैन होने चाहिए। लेकिन एक शख्स पुलिस को फोन कर रहा है। 12 मिनट तक पुलिस बात करती रही और उस 12 मिनट में एक भी पुलिस वाला या पुलिस की जिप्सी या पुलिस वैन मौके पर नहीं पहुंची। अब दीपक को लग रहा है कि ये पुलिस वाले इधर उधर कर रहे हैं और काम नहीं कर रहे हैं। उसे अंदर से कुफ्त हो रही है। अब वो पुलिस वाले का फोन लाइन पे है, स्कूटी उठाता है। इसी दौरान में वो देखता है कि वो गाड़ी यू टर्न करके वापस आ रही है। लाश अब भी उसके पहिए के नीचे बंधी हुई है या अटकी हुई है। वो कहता है कि गाड़ी फिर से आई है, लाश अब भी है, आप लोग कहां हैं, किसी को भेजिए। वो कह रहे हैं हाँ भेज रहे हैं। दीपक से बर्दाश्त नहीं होता। वो अपनी स्कूटी को अब बैठता है और उस कार को फॉलो करना शुरू कर देता है। रात का वक्त था। अब वो कार पे जा रहा है, कार आगे आगे, स्कूटी पीछे पीछे। फिर थोड़ी देर के बाद वो कार गायब हो जाती है। वो वापस आता है फिर उसी जगह जहां से उसने फोन किया। इस दौरान में अभी एक पुलिस वाला भी नहीं पहुंचा, न जिप्सी। अब दीपक को और ज्यादा उलझन होने लगती है। वो अपनी स्कूटी को पार्क करता है, दुकान के बाहर खड़ी अपनी बोलेरो कार निकालता है और बोलेरो से अब वो उस कार का पीछा करने का फैसला करता है जिस तरफ वो कार गई। अब वो जा रहा होता है। इस दौरान में उसे एक जिप्सी मिली और वो गाड़ी भी दिख गई। उसने पीसीआर वैन जो पुलिस वाले खड़े थे उससे कहा कि देखो ये कार है जिसके अंदर एक लाश जो पहिए से बंधी हुई है, आप इसको पकड़ो, कार को रोको, तलाशी लो। पीसीआर जिप्सी वाला कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता। दीपक अपने आप अब उसका पीछा कर रहा है। इत्तेफाक से पीछा करते करते वो एक जगह कार मुड़ती है लेकिन वो गलती से उससे एक कट पहले ही मुड़ जाता है। कार उसकी आंखों से ओझल हो जाती है। करीब 2 घंटे बीत गए। 3:18 पे उसने पहला कॉल किया था। सुबह के 5 बजने वाले थे।
कोई पुलिस वाला जिप्सी दीपक के हिसाब से नहीं पहुंचा। इस दौरान में उसे 2 से 3 पीसीआर की जिप्सी नजर आई, लेकिन बस आए और गए, किसी ने भी मेहनत करने की कोशिश नहीं की। और फिर 5 बजे के बाद एक कॉल आता है पुलिस के पास कि एक कंझावला इलाके में सड़क किनारे एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। कॉल आने के बाद अब पुलिस की टीम पहुंचती है। लाश की हालत ख़राब थी, जिस्म पर कोई कपड़ा नहीं था। फिर पुलिस वाले उसे उठाते हैं, एसडीएम हॉस्पिटल ले जाते हैं। और उसके बाद एक कॉल और आता है, एक एसएचओ को गश्त के दौरान एक स्कूटी सड़क किनारे एक्सीडेंटल हालत में मिलती है। वो उसके बारे में रिपोर्ट करता है। स्कूटी के नंबर से, उसके रजिस्ट्रेशन नंबर से उसके ओनर का पता चलता है ये अमन विहार का पता है, एक लड़की के नाम पर है ये स्कूटी। तब वो पुलिस की टीम सुबह सुबह, जब वो लाश उधर मिल गई, इधर स्कूटी मिल गई, तो उस लड़की के घर जाकर दस्तक देती है और फिर उसे मुर्दा घर ले जाती है, जो मैंने आपको शुरू में बताया। इसके बाद जांच शुरू होती है। दोपहर को दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, इधर उधर की नहीं, खुद पुलिस कमिश्नर रिकॉर्ड पर यह कहते हैं कि रात जो हुआ उसमें उस लड़की को उस मोटर कार के पहियों तले दिल्ली की पथरीली सड़कों पर करीब 10 से 12 किलोमीटर तक घसीटा गया। 10 to 12 किलोमीटर। दीपक के हिसाब से गाड़ी की रफ्तार ज्यादा नहीं थी, 25 से 30 किलोमीटर थी। 10 से 12 किलोमीटर का दायरा, करीब 3:18 से 5, आप मान लीजिए 1.25 घंटे का वक्त। एक मोटर कार, उसके पहिए के तले फंसी हुई 23 साल की एक लड़की पथरीली सड़क पर घिसटती जा रही है। एक भी पुलिस वाले ने नहीं देखा, एक भी पुलिस वाले ने नहीं रोका। हो सकता है कुछ और लोग, कुछ और गाड़ियां, कुछ राहगीर गुजरे होंगे, उन्होंने भी ना देखा ना रोका। सिर्फ और सिर्फ एक ही बंदे ने नोटिस किया, इस पूरे भरे पूरे शहर दिल्ली में दीपक नाम का वो मदर, जो उसकी डेयरी है अपनी दूध वाला, और जिसने अपना फर्ज निभाया। ऐसे लोगों को देखकर लगता है कि इंसानियत पूरी तरह से मरी नहीं है। दीपक को सिर्फ एक बात का अफसोस है, उसने कहा कि वो लगातार पुलिस वालों को फोन कर रहा था, लेकिन उनकी बातों से लग रहा था कि वो अपना फर्ज निभाने में उनकी दिलचस्पी ही नहीं थी। अब यहां पे कई सवाल उठ रहे हैं। एक सवाल ये कि उस लड़की के जिस्म पर एक भी कपड़ा नहीं था। हालांकि चश्मदीदों के मुताबिक उसके लड़की के जिस्म से मांस के लोथड़े भी गायब हो गए थे, क्योंकि बताने की जरूरत नहीं, सिर्फ अंदाजा लगाइए कि पथरीली सड़क पर करीब 12 किलोमीटर तक 2-2.25 घंटे तक किसी इंसान को जिंदा या मुर्दा घसीटा जाए तो उसके जिस्म पर क्या बचेगा। कपड़े तो खैर मामूली चीज है, शायद हड्डियों के अलावा कुछ नहीं बचेगा। यही उस लड़की के साथ हुआ। ऊपर से और देखिए आप कमाल, दोपहर तक अब ये बात हुई, दिल्ली में हंगामा हुआ, फिर वही पॉलिटिक्स भी हुई, धरना प्रदर्शन शुरू हुआ पुलिस के खिलाफ, दिल्ली के एलजी के खिलाफ, वहां के विधायक के खिलाफ एक दूसरे से मिलकर नारेबाजी करने लगे। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, लेकिन पुलिस उनके पास नहीं है, तो आम आदमी पार्टी को मौका मिला कि सरकार को घेरे, एलजी को घेरे, वो उनके खिलाफ उतर गई। जो बाकी लोग थे वो वहां की जो विधायक है वो आम आदमी पार्टी की है, वो उसके खिलाफ। कुल मिलाकर एक दूसरे के खिलाफ लड़ने लगे। जो सांसद गौतम गंभीर है, उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया। सब एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे, और इस लड़ाई में जिसके लिए वो लड़ रहे थे वो लड़की हाशिए पर थी, उसके लिए कोई बात नहीं कर रहा था। सब एक दूसरे को की कमजोरी इस मौके पर भी भुलाने में और जताने में लगे हुए थे। ऊपर से जले पर नमक का काम दिल्ली पुलिस ने किया। दिल्ली पुलिस ने खुद, ऐसे हजारों केस हैं जिसमें मैं खुद गवाह हूं कि जब किसी केस के बारे में उनसे पूछता हूं या पूछा जाता है कि इस केस में क्या हुआ, कहते हैं जब तक जांच कंप्लीट नहीं होगी, रिपोर्ट्स नहीं आएंगी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आएगी, फॉरेंसिक रिपोर्ट नहीं आएगी, हम कुछ नहीं कह सकते। और यही बेसिक होता है और यही होना चाहिए। जब तक आप पूरी तरह से, आपको पता नहीं है कि इस केस में क्या हुआ है, जांच कंप्लीट नहीं हो, पोस्टमार्टम रिपोर्ट ना आ जाए, फॉरेंसिक रिपोर्ट ना आ जाए, आप हवाई बात नहीं कर सकते। लेकिन दिल्ली पुलिस ने आज क्या किया? दिल्ली पुलिस ने आनन फानन में, बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट आए, बिना फॉरेंसिक रिपोर्ट आए, ये कहा कि एक एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट का मामला है और लड़की के साथ कोई रेप नहीं हुआ है। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कहा निर्भया जैसा इंसिडेंट है, तो ऐसा कुछ नहीं है। अब सवाल दिल्ली पुलिस से है कि जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट हुआ नहीं, लाश की हालत ऐसी थी कि आप कुछ बता नहीं सकते हो, तो फिर आपने बिना डॉक्टरों की ओपिनियन जाने, बिना फॉरेंसिक रिपोर्ट आए, अपने दम पर कुछ ही घंटों में ये कैसे आपने क्लीन चिट दे दी उस कार सवार लोगों को कि कुछ नहीं हुआ है, ये एक सिंपल रोड एक्सीडेंट है? ये पुलिस का काम नहीं है, कम से कम ऐसे मौके पर नहीं। दूसरा, 31 दिसंबर को दावा था कि दिल्ली भर में सुरक्षा होगी, जो पीने वाले हैं उनकी टेस्ट लिए जाएंगे।
तो सवाल ये भी है कि क्या सिर्फ दिल्ली के वीवीआईपी इलाके, दिल्ली के खास 5 स्टार कल्चर या फिर कनॉट प्लेस जैसे जगहों पर ही सारी पुलिस की तैनाती होती है, वहीं पे सारे लोगों के अल्कोहल टेस्ट और बाकी चीज़ें होती हैं, वहीं के लोगों की सुरक्षा की निगरानी की जाती है? दिल्ली सिर्फ इसका नाम नहीं है, दिल्ली में और भी बस्तियां हैं, और भी जगह है। और ख़ास तौर पर अगर 2 घंटे तक एक मोटर कार के पहियों तले 12 किलोमीटर तक एक लड़की की लाश पथरीली सड़क पर रौंदी जाए और एक भी पुलिस वाला ना देखे और ना मिले रास्ते में, वो भी 31 दिसंबर की रात, तो फिर ये दिल्ली पुलिस के काम करने के तरीके पर भी सवाल खड़े करती है। अब सवाल ये है कि दिल्ली पुलिस ने 5 लड़कों को उस कार से गिरफ्तार भी कर लिया। ये लड़के कौन है? इन 5 लड़कों के बारे में जो दिल्ली पुलिस ने बताया है कि वो ये है कि ये 5 जो लड़के हैं, ये कोई इनमें ड्राइवर है, कोई इसमें SBI जो कार्ड ब्रांच है उसमें काम करता है, एक स्पेनिश कल्चर सेंटर कनॉट प्लेस में उसमें काम करता है, एक हेयर ड्रेसर है और इसके अलावा एक राशन डीलर है। और इन सभी की उम्र 25 से 27 साल के दरमियान है। पुलिस के हिसाब से ये सभी न्यू ईयर की पार्टी कर रहे थे। रात को कार में इन्होंने शराब पी रखी थी, शराब पीकर गाड़ी चला रहे थे। लेकिन पुलिस ने यह भी कह दिया है कि इन 5 लड़कों का उस लड़की से कोई कनेक्शन नहीं साबित हुआ है, कि ये 5 लड़के उस लड़की को जानते थे। रेप की बात पुलिस ने पहले ही मना कर दी बिना अभी रिपोर्ट आए हुए। तो उनका यही कहना है कि 5 लड़के शराब पीकर गाड़ी चला रहे थे और स्कूटी का एक्सीडेंट हुआ, उस लड़की के कपड़े फंसे पहिए में, लड़की घिसटती चली गई। और हो सकता है उन लड़कों के कार के जो म्यूजिक सिस्टम था वो भी बहुत तेज बज रहा था, सब पार्टी के मूड में थे, तो उन्हें बाहर से कोई आवाज़ नहीं आई, उन्होंने पिछले पहिए की तरफ देखा नहीं और इसी धुन में वो अपना शराब पीकर नशे में तेज संगीत के बीच में गाड़ी चलाते रहे और उन्हें अंदाज़ा नहीं हुआ और फिर एक जगह वो लाश आखिरकार पहिए से जुदा हो गई और फिर वो अपने घर को चले गए। तो पुलिस ने इस मामले में गैर इरादतन हत्या यानी 304A का मुकदमा दर्ज किया है, ड्रंक ड्राइविंग का मुकदमा दर्ज किया है और भी कुछ सेक्शन लगाए हैं। लेकिन इन सारे सेक्शन को और बाकी चीज़ों को, दिल्ली पुलिस के रवैये को देखते हुए मैं यही आज आपको बताता हूँ कि इस केस का हश्र क्या होगा। कुछ दिनों की बात होगी, ये 5 जमानत पे बाहर होंगे, कुछ और दिनों की बात होगी, अदालत में ये मामला पहुंचेगा और अदालत में ऐसे रोड एक्सीडेंट के केसेस में अब तक कितनी सज़ा हुई है और कितनी हुई है ये हम सब जानते हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा सज़ा भी नहीं होगी। तो केस का हश्र जो भी हो, नए साल 2023 की पहली सुबह, नई सुबह इस लड़की के परिवार पे जो गुजरी है, मैं फिर वही कहूँगा कि ऊपर वाला ना करे किसी के घर में कभी ऐसी सुबह आए। तो एक बेहद अफसोसनाक ये वारदात थी और वो भी साल के पहले दिन। इसमें दिल्ली पुलिस को करना ये चाहिए कि पूरी ईमानदारी से न सिर्फ जांच करे बल्कि ये भी देखे कि उस रात किन किन PCR वालों की किस किस रूट पर ड्यूटी थी, कौन कौन गश्त पे थे और जो जो लोग नहीं। हालांकि दिल्ली के LG लेफ्टिनेंट गवर्नर ने पूरी रिपोर्ट मंगाई है कि कहाँ कहाँ खामियां हैं। 3 पुलिस स्टेशन का एरिया पड़ता है ये और उन तीनों पुलिस स्टेशन के एरिया में अगर कायदे से देखें तो एक एक थाने को 3-3 PCR जिप्सी मिली हुई है, तो 9 पुलिस की जिप्सी तो PCR वैन उनको तो होनी चाहिए, फिर गश्त पे पुलिस वाले होने चाहिए। लेकिन 2 घंटे और 12 किलोमीटर के दायरे में भी अगर एक भी पुलिस वाले को दिखाई नहीं देता है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं पुलिस की लापरवाही है या फिर पुलिस भी नए साल के जश्न मनाने के मूड में थी, इसलिए अपनी असली ड्यूटी भूल गई हो सकता है। इस केस में आगे क्या होगा मैं आपको जरूर बताऊंगा और अपडेट देता रहूंगा। फिलहाल कहानी में इतना ही। तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। उफ, क्या मैच था कल का, मतलब रोंगटे खड़े कर देने वाला मैच। हालांकि इस मैच को 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। फर्स्ट हाफ पूरा देश ये चाहता था अर्जेंटीना जीते, ज़्यादातर फैन है, हालांकि बहुत सारे लोग अपने देश में फ्रांस के भी हैं, ख़ासतौर पर एम्बापे की वजह से। लेकिन मेसी को जीतते हुए हर कोई देखना चाहता था। तो फर्स्ट हाफ में 2 गोल से अर्जेंटीना आ गया और इससे बेहतर क्या चाहिए। लेकिन फिर सेकंड हाफ में ख़ासतौर पर सिर्फ 2 मिनट के अंदर, बल्कि 2 मिनट से कम वक्फे के दौरान ही जिस तरीके से एम्बापे ने पहला तो एक पेनल्टी और फिर दूसरा गोल मारा और 2-2 से बराबर, फिर मैच फंसा और धड़कनें बढ़ी। फिर एक्स्ट्रा टाइम में भी एक गोल अर्जेंटीना ने लीड लिया, वो भी ज़बरदस्त गोल। इसके बाद फिर वापस एम्बापे ने एक गोल मारा और 3-3 बराबर। तो फुल टाइम और फिर एक्स्ट्रा टाइम में भी मैच लगभग बराबर और इसके बाद पेनल्टी शूट आउट। और पेनल्टी शूट आउट में ये शुरू से था कि अर्जेंटीना की टीम का रिकॉर्ड बेहतर है और ख़ासतौर पर अर्जेंटीना के जो गोलकीपर जूलियन, रिकॉर्ड और भी शानदार। हालांकि कल के पूरे मैच में अगर हम बात करें तो जूलियन ने जो लास्ट में एक गोल बचाया था पैर से, वो गोल लगभग गोल था और अगर वो गोल हो जाता
तो शायद मैसी का सपना टूट जाता। लेकिन धड़कनें रोक देने वाला ये मैच, फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल, शानदार फाइनल, और कहते हैं कि इससे बेहतर फाइनल हुआ नहीं इससे पहले। 6 गोल पड़े और अर्जेंटीना करीब 36 साल के बाद, मैराडोना के बाद मैसी दूसरे हैं जिन्होंने वर्ल्ड कप अपने देश को जिताया, और शायद मैसी का ये आखिरी मैच भी था वर्ल्ड कप में। तो एक बेहतरीन और शानदार विदाई। कल मैच का इंतज़ार था, लगातार मैं मैच ही देख रहा था और मेरे साथ एक दोस्त के साथ बैठकर मैच देख रहा था, और वहाँ पे बड़ा धोखा भी हुआ। मुझे लगा कि हम दोनों ही अर्जेंटीना को सपोर्ट कर रहे हैं, दोनों सपोर्टर हैं। लेकिन फिर बीच में एहसास हुआ कि जब मैं खुश हो रहा हूँ तो वो चुप, और जब वो खुश है तो मैं चुप। तो मैंने कहा अगर दोनों अर्जेंटीना के ही फ़ैन हैं तो फिर ये उत्साह और खुशी में जो है ये फ़र्क कैसे आ रहा है। तो बाद में पता चला मैच ख़त्म होने के बाद कि जिसके साथ मैं मैच देख रहा हूँ और सोच रहा हूँ कि हम दोनों अर्जेंटीना के सपोर्टर हैं, पता चला वो तो फ्रांस का। तो खैर अर्जेंटीना जीती और पूरे देश ने, दुनिया ने ये मैच देखा। फुटबॉल इसीलिए इतना पॉपुलर गेम है, बल्कि मैं क्रिकेट का बहुत डाई हार्ट फैन हूँ, लेकिन सच बताऊँ जब भी वर्ल्ड कप आता है खासतौर पर फीफा, तो फिर अचानक लगता है कि यार क्रिकेट कितना स्लो गेम है। एक बॉलर आ रहा है, बॉल फेंक रहा है, बैट्समैन डिफेंड कर रहा है, कभी मार रहा है। लेकिन फुटबॉल 90 मिनट लगातार दौड़ते रहना है, और इस गोल पोस्ट से लेकर उस गोल पोस्ट में कभी भी कुछ हो सकता है। तो इसीलिए शायद दुनिया में सबसे ज़्यादा खेला जाने वाला स्पोर्ट्स भी फुटबॉल है। लगभग दुनिया का हर देश फुटबॉल खेलता है। तो वेल डन मेसी और अर्जेंटीना, और एक शानदार फाइनल के लिए। और फ्रांस की टीम की भी जितनी तारीफ़ की जाए, ख़ासतौर पर एम्बापे की, जिस तरीके का परफॉर्मेंस। लेकिन डिफेंडिंग चैंपियन, तो इस बार अर्जेंटीना को मौका मिलना चाहिए। तो वेल प्लेड फ्रांस, लेकिन दिल चाहता था कि मैसी जीते। तो ये तरह ही फीफा वर्ल्ड कप की बात। मुझे लगता है कि आप में से ज़्यादातर लोगों ने कल का ये फाइनल देखा होगा। अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर। जब से आफ्ताब श्रद्धा मर्डर केस हुआ है, और मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ कि कई बार जो क्राइम होता है या क्रिमिनल करते हैं तो कहीं ना कहीं से आइडिया लेते हैं, बहुत सारे क्राइम शोज से, नॉवेल से, फिल्मों से, सीरियल से। तो इधर हो ये रहा कि जब से आफ्ताब और श्रद्धा मर्डर केस की बातें मीडिया में आई हैं, अचानक मुझे ऐसा लगता है कि अलग अलग देश, अलग अलग मतलब देश के राज्यों से एक ही जैसी खबर आ रही है। किसी ने किसी के 10 टुकड़े कर दिए, किसी ने 20 कर दिए, किसी ने 30 कर दिए, किसी ने 50 कर दिए। तो अब तक हर मर्डर के बाद पुलिस लाश ढूंढती थी। आजकल ज़्यादातर इलाकों में पुलिस लाश के टुकड़े ढूंढ रही है। आपको याद होगा, कहानी भी सुनाई, दिल्ली में ही एक कत्ल हुआ था जो बेटे और माँ ने मिलकर उसकी अपने ही जिसके साथ लिविंग में रहती उसको मारा था। ईस्ट दिल्ली का मामला था ये। इसके बाद बिहार में एक मामला आया था जहाँ पे लाश के टुकड़े कर दिए। अभी झारखंड में एक मामला आया है जो रूबिका पहाड़िया नाम है शायद, तो उसके हस्बैंड ने उसके टुकड़े कर दिए और फेंक दिए। अभी वो आजकल की बात है। तो अचानक एक सिलसिला सा चल पड़ा है। अब इसी में एक नई कहानी जुड़ गई, एक नया वारदात, एक नई वारदात, एक और लाश के टुकड़े की कहानी। लेकिन ये कहानी बेहद अजीब है। पर ये बता दूं पहले ही कि जब उससे पूछा गया कि तुमने ये कत्ल करने के बाद लाश के ऐसे टुकड़े क्यों किए, तब उसने बताया कि मुझे ये आफ्ताब श्रद्धा केस से आइडिया मिला था। तो कहानी जयपुर की है। जयपुर में एक इंजीनियर रहता, बीटेक जिसने किया, अच्छा खासा पढ़ा लिखा, बेहद होशियार, टैलेंटेड, अच्छी खासी उसने नौकरी की। फिर बीच में इधर घर आया हुआ था। तो एक पढ़ा लिखा समझदार नौजवान जिसकी उम्र 30 साल, नाम अनुज शर्मा, जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था। जयपुर के एक 3 मंजिला मकान के टॉप फ्लोर पे ये पूरी फैमिली रहती थी, शर्मा परिवार, और वहीं पे उसकी एक ताई रहती थी, सरोज शर्मा, जिनकी उम्र करीब 65 साल थी। इधर अचानक ये नौकरी और सारी चीज़ें करते करते अपने इंजीनियर साहब यानी कि अनुज शर्मा थोड़े से धार्मिक कामों की तरफ ज़्यादा ध्यान जाने लगा उनका, और वो अपने इन्हीं चीज़ों में लग गए। बाकायदा एक धार्मिक प्रचार प्रसार के काम के साथ जुड़ गए, एक संगठन के साथ जुड़ गए, जो संगठन खासतौर पर कृष्ण जी की सोच और उनकी सारी चीज़ों का प्रचार प्रसार किया करता था। तो इसमें ये कृष्णा मूवमेंट इस्कॉन से जुड़ा अनुज शर्मा, और इसके लिए इधर उधर जाता और बाकी सारी चीज़ें यही करता। तो अब ये था, घर वालों को भी फिक्र होने लगी कि लड़का इंजीनियर है, पढ़ा लिखा, अच्छी खासी नौकरी है, और अब अचानक ये अपनी सारी चीज़ें छोड़कर धार्मिक कामों में लग गया है और इस मूवमेंट के प्रचार प्रसार के लिए अलग अलग जगहों पे जाता है। तो घर वाले समझाते थे कि बेटा ये सब ठीक है, अभी तुम्हारी उम्र है, तुम्हें
नौकरी करनी चाहिए, परिवार है, बाल बच्चे, शादी करो, ये सारी चीज़ें समझा दी जाती थी। लेकिन अनुज का ध्यान इस तरफ था नहीं, वो अपना धार्मिक कामों में लगा हुआ था। इसी दौरान में 13 दिसंबर को, अभी 13 दिसंबर को वो कहता है कि मैं हरिद्वार जा रहा हूँ और हरिद्वार चला जाता है। इधर 11 दिसंबर को जो उसकी ताई है सरोज वर्मा, जिनकी उम्र 65 साल है, शर्मा, वो गायब हो जाती है। अब ताई गायब है और भतीजा कह रहा है कि मैं हरिद्वार जा रहा हूँ। परिवार वालों को लगता है कि चलो ये ज़्यादातर धर्म कर्म के कामों में ही लगा रहता है, हो सकता है ताई की गुमशुदगी का भी असर हो। सोचा नहीं और वो पहुँच गया हरिद्वार। अब हरिद्वार जाने के बाद बाकायदा वहाँ गंगा स्नान करता है, फिर गंगा जल लेता है, वहाँ से वापस आता है, गाजियाबाद में अपने एक दोस्त को गंगा जल देता है और फिर वापस घर आता है जयपुर। इस दौरान उसके कुछ 2 अनुयायी दोस्त थे इसी संगठन से जुड़े हुए, वो भी घर आते हैं, उससे मिलते हैं, बिल्कुल नॉर्मल, सब कुछ ठीक। पर फिर एक रोज़ अनुज की जो चचेरी बहनें उस घर में रहती हैं, वो देखती हैं कि घर के किचन में कुछ खून के निशान हैं और फिर ये भी देखती हैं कि अनुज जो है वो उन खून के धब्बों को साफ कर रहा है। अब उन्हें लगता है कि ये क्या मामला है, इधर ताई गायब है और इधर ये खून के धब्बे हैं, वो भी किचन में। अच्छा, ये सारी चीज़ें अभी चल रही हैं, दिसंबर के महीने की बात है। आफ्ताब और श्रद्धा केस पूरे देश के जहन में ताज़ा है। इस केस पर लगातार हेडलाइन रही, सुर्खियों में रही, टीवी पे आई, अखबारों में छपे, सोशल मीडिया पर है, तो लगभग हर घर इस खबर से वाकिफ है। अब किचन के अंदर खून के निशान, घर की एक सदस्य गायब, बहनों को अजीब सी ये बात लगती है और अनुज को वो ब्लड साफ करते हुए देख रही हैं। उन्हें कुछ डाउट होता है। अब ताई तो मिल नहीं रही है, तो वही बहनें जो है वो फिर अपने घर वालों से ये बात करती हैं और फिर ये बात पुलिस तक पहुंचती है कि एक अच्छे खासे परिवार की एक महिला गायब है, कहीं सुराग नहीं मिल रहा है और इधर घर के अंदर ब्लड स्टेन मिले हैं और अनुज जो है उसकी सफाई कर रहा है। तो पुलिस अनुज को बुलाती है और पूछताछ करती है कि ताई के बारे में। वो बहुत ही नॉर्मल, बिल्कुल आम एक इंसान की तरह सारे सवालों के जवाब देता है, लेकिन कहता है कि मुझे कोई भी जानकारी नहीं है इस बारे में कि मेरी ताई कहाँ है, क्या हुआ। पुलिस कई बार पूछताछ कर चुकी, बाकी तरफ भी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जारी है, लेकिन न ताई मिल रही है, न ताई का कोई सबूत मिल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन घूम फिर कर बहुत सारे ऐसे सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, ऐसे सबूत हैं जिससे आकर सारी जो शक की सुई है वो अनुज शर्मा पर ही रुक जाती है पुलिस की। पुलिस को लगता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, अनुज जानता है, कुछ चीज़ें बता रहा है, शायद झूठ बोल रहा हूँ। पुलिस ने उसके बारे में तमाम जानकारी हासिल करनी शुरू की। पता चला कि 11 दिसंबर को ताई गायब थी और 13 दिसंबर को ये हरिद्वार कहकर निकला। हरिद्वार में पुलिस पहुंचती है और वहाँ पे जो हरे कृष्ण मूवमेंट से जुड़े हुए लोग हैं SCON उनसे बातचीत करती है, तो पता चला कि हाँ वो हरिद्वार आया, उसने गंगा स्नान किया, यहाँ से गंगा जल लिया। फिर वो गाजियाबाद अपने एक दोस्त के घर गया, उसने उसको गंगा जल दिया। उस दोस्त ने भी बताया कि हमारे यहाँ आया था। अब ये सारी चीज़ें जो वो कह रहा था सब कुछ सच है, लेकिन एक दूसरी तरफ ये है कि घर के अंदर खून के निशान साफ करना ये पुलिस के कान भी खड़े कर रहा है। तमाम तरीके अपना लिया पुलिस ने, अनुज टस से मस नहीं हुआ। ऐसे बहुत सारे मुलजिम होते हैं बहुत सारे केस में, जिनको खुलवाना जिनका मुंह या उनको तोड़वाना बड़ा मुश्किल काम होता है। वो अगर किसी बात पे कायम है तो कायम है। एक हद तक पुलिस टॉर्चर करती है, उसके बाद टॉर्चर भी नहीं कर पाती कि अगर कुछ कस्टडी में हो गई तो कस्टोडियल डेथ हो गई, मान लीजिए उसकी मौत हो गई कस्टोडियल डेथ में, तो फिर पूरा का पूरा थाना ही सस्पेंड हो जाएगा। तो बहुत चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है आज के इस दौर में भी, जब सोशल मीडिया भी इतनी एक्टिव है, हर हाथ में मोबाइल है, हर शख्स रिपोर्टर है। तो पुलिस ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली, लेकिन इस पढ़े लिखे इंजीनियर अनुज शर्मा से कुछ उगलवा नहीं पाई। फिर पुलिस को कई बार ये भी ख्याल आया कि शायद वो गलत डायरेक्शन में जांच कर रही है, शायद इसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन बात फिर वहीं आकर रुक जाती कि और कोई दूसरा चेहरा, दूसरा किसी के ऊपर शक की कोई वजह नहीं मिल रही। फैमिली बैकग्राउंड, फैमिली के झगड़े, सारी चीज़ें पुलिस ने कुरेद डाले, बट कोई ऐसी जानकारी नहीं मिली। जब पुलिस थक हार कर बैठ गई और उसे लगा कि और कोई रास्ता है नहीं और उसे लगता है कि रास्ता यही बता सकता है, तो क्या किया जाए। सीनियर पुलिस अफसर फिर जयपुर के बैठे, उन्होंने कहा कि अनुज से वैसे पूछताछ करके कोई फ़ायदा नहीं है, इसके ऊपर 3rd डिग्री भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसको बाकी और भी कुछ तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, तो फिर कैसे। तब पुलिस ने फिर कहा कि चलो इसके दिमाग से खेलते हैं। पुलिस ने उससे फिर सारे धर्म क्रम की बातें करनी शुरू कर दी और उससे कहा कि तुम हरे कृष्ण मूवमेंट SCON से जुड़े हो, इसमें क्या कुछ होता है, कैसे होता है, श्री कृष्ण के बारे में तुम्हारी क्या राय है, जानकारी है, प्रचार प्रसार जो तुम करते हो, मंत्र जो तुम्हारे जप तुम्हारे जो होते हैं
उन सारी चीज़ों का, उसने धारा प्रवाह बोलना शुरू कर दिया। तो सारी अच्छी अच्छी बातें कर रहा है। इसी दौरान में जब वो ये सारी चीज़ें बता रहा है और हरे कृष्ण मूवमेंट के बारे में, कृष्ण के बारे में, तभी फिर एक पुलिस अफसर कहता है कि अच्छा, अगर किसी को अपने पाप का प्रायश्चित करना हो तो वह कैसे करेगा। और ये सारी करते करते अचानक उसी जाप के दौरान पुलिस वालों ने वो सवाल बीच में डाल दिया कि तुम्हारी ताई का कत्ल हुआ है, हमें लगता है, और वो गायब है, लाश मिल नहीं रही है, तो ये बताओ ये तुमने किया है। इस पूरी बातचीत का ऐसा असर होता है इस मंत्रोच्चार और जाप के दौरान जो वो कर रहा था कि अचानक इसी दौरान वो बातों बातों में ही अपने जुर्म का इकरार कर लेता है। कहता हाँ, मैंने अपनी ताई का कत्ल किया है। तो फिर पुलिस कहती है कि लाश, तो उसने कहा हमने टुकड़े कर दिए। टुकड़े कहाँ हैं? तो उसने कहा हमने अलग अलग फेंक दिए। पुलिस वाले पूछते हैं कि तुमने लाश के टुकड़े क्यों किए? तो कहता आप ही बताइए, डेड बॉडी को फिर कहाँ ठिकाने लगाएं? खुद ही बोल रहा है। अब पुलिस के सामने उसने इस दूसरे तरीके से अपने जुर्म को एक्सेप्ट कर लिया। इसके बाद फिर पुलिस ने पूछा कि चलो, जब तुमने कर लिया है तो अब बताओ। फिर वो मौका वारदात पर ले जाता है। अलग अलग इलाकों में लाश के उसने कुल 8 टुकड़े किए थे, 8, और पुलिस उन 8 टुकड़ों को बरामद कर लेती है। फिर पुलिस उससे पूरी कहानी सुनती है। वो बताता है 11 दिसंबर की बात थी। ये इसी अपने जो मूवमेंट है हरे कृष्ण, इसके कई कार्यक्रम में जाना था इसको, बल्कि हरिद्वार भी जाना था। और हमेशा घर वाले कहते थे बेटा अपने काम धंधे पे ध्यान दो, पर इसका मन उधर लगता नहीं था। इसका मन लगता था कि इसी सब कामों में लगे रहें। ताई ने उसे उस दिन खूब डांटा और कहा कि तुम अब इन सारी चीज़ों में मत पड़ो, अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचो, नौकरी के बारे में सोचो, काम धंधे के बारे में सोचो। तो ताई ने उसे बहुत सुनाया और इसे बहुत गुस्सा आ गया। इसने घर में एक हथौड़ी रखी थी, उस हथौड़ी को उठाया और ताई के सर पे दे मारा। जब मारा तो ताई वहीं गिर पड़ी, खून बहने लगा। घर में कोई था नहीं। अब इसे लगा ये क्या हो गया। इसके बाद ये बहुत रोया। बहुत रोने के बाद जब इसका जी हल्का हो गया, फिर इसको लगा कि अब तो ख़ानदान की बदनामी होगी, मेरी भी होगी, ये मैंने क्या कर डाला। तभी इसके दिमाग में आया आफताब और श्रद्धा केस। इसके बाद ये मार्बल कटर मशीन लेकर आया और लाश को किचन में ये हमला किया था ताई पर, उठाकर बाथरूम में ले गया। बाथरूम में ले जाने के बाद उस मार्बल कटर से उसने लाश के 8 टुकड़े किए। उन 8 टुकड़ों को एक बैग में भरा और बैग में लेकर फिर निकल पड़ा। और वो जयपुर और दिल्ली हाईवे के बीच में अलग अलग जगहों पर इसने उन लाश के टुकड़ों को फेंका। फेंकने के बाद ये घर आया, पूरे घर की सफाई की, खून साफ किया। लेकिन फिर 13 दिसंबर को 2 दिन बाद शायद कुछ खून के वो निशान रह गए थे जो देख नहीं पाया, उन्हें फिर साफ करने लगा। तब तक इसकी कज़न की नज़र उस ब्लड स्टेन पे पड़ी और वहाँ पहला शक हुआ। इस दौरान को 11 दिसंबर को ये सब कुछ किया इसने। 12 दिसंबर को इसके 2 दोस्त आए घर में, आराम से बैठा, और तब भी उस कुछ टुकड़े इसने बैग में अलग रखे हुए थे और उस घर में मौजूद था जैसे आफ्ताब और श्रद्धा के मामले में था। और वो बहुत ही नॉर्मल बात किया, उनको चाय वाय पिलाई और फिर वो लोग रुखसत हो गए। बट इसमें किसी पे जाहिर नहीं करने दिया। 13 दिसंबर को अचानक ये कहता कि मैं हरिद्वार जा रहा हूँ। हरिद्वार गया, बाकायदा गंगा स्नान किया, शायद इसी सब चीज़ों के लिए, प्रायश्चित के लिए, और फिर वापस आया। वापस आने के बाद जब पुलिस को शक हुआ ये टूटा नहीं, तब कहीं जाकर पुलिस ने इसकी कमज़ोरी का ही इस्तेमाल किया और इसी के ज़रिए उस मूवमेंट के नाम पर और उस मंत्रोच्चार के दौरान इससे पूछ लिया और इसने एक्सेप्ट कर लिया। फिलहाल ये 20 दिसंबर तक पुलिस कस्टडी में है और इसके बाद अदालत में पेश किया जाएगा। लेकिन जब उसने पुलिस को बताया, जब उससे पुलिस ने पूछा, बल्कि इसमें 1-2 चीज़ और भी है कि इसके पास कुछ रिपोर्टर जब ये थाने में था तो फ़ोटो खींचने लगे, न्यूज़पेपर के थे, कुछ टीवी के भी थे। तो इसने कहा मेरी फ़ोटो क्यों खींच रहे हो, अभी मत खींचो, अभी मैं गुनहगार नहीं हूँ, अभी मेरे ऊपर सिर्फ इल्ज़ाम है, ये इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ है, अभी अदालत के फैसले का इंतज़ार करो। जब अदालत का फैसला आ जाए और अदालत मुझे गुनहगार ठहरा दे तब मेरे पास आना, मैं खुद अपनी फ़ोटो तुमसे खिंचवाऊँगा। पुलिस का कहना है कि शायद इसकी इन सारी बातों को देखकर ऐसा लगता है कि इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। हालांकि अगर ये साबित हो गया तो फिर वैसे भी उसको कम सज़ा मिलेगी, लेकिन पुलिस का मानना है कि शायद ऐसा है। और यही वजह है कि पुलिस कस्टडी में होने के बावजूद पुलिस इस पर बराबर नज़र रखे हुई है कि कहीं ये खुद को भी नुकसान न पहुंचा दे। तो इस वक्त पुलिस कस्टडी में है और पुलिस ने, जयपुर पुलिस ने लगभग इस केस को सुलझा लेने का दावा किया है। गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है प्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। हाल के वक्त में, हाल के सालों में, चलिए मैं तो क्राइम रिपोर्टर हूँ, आप लोग बहुत सारे अलग अलग पेशे के हैं, अलग अलग आप लोग कहानियाँ सुनते हैं, लेकिन फिर भी इतना एहसास, इतना अंदाज़ा आपको भी हो जाएगा कि किसी मामले की जब कोई जांच होती है, इन्वेस्टिगेशन होता है,
तो कैसे होता, क्या होता है, इतनी बेसिक तो जानकारी हो गई होगी। मैंने खुद अपने करियर में ऐसे बड़े कम केस देखे हैं जिसमें दिल्ली पुलिस जैसी स्मार्ट पुलिस फोर्स एक के बाद एक ऐसी गलतियां करे, मतलब ऐसा लगता है जैसे कोई वीडियो गेम पे खेल चल रहा हो। अंजलि केस में पहले 35 घंटे के बाद पता चलता है कि स्कूटी पर एक नहीं 2 लोग सवार थे, मैंने आपको बताया। 4 दिन के बाद पता चलता है कि कार जो है, जिस कार से स्कूटी को टक्कर मारी गई, वो उसका ड्राइवर कोई और है। चलिए भाई, और अब पता चलता है कि कार में 5 नहीं बल्कि 4 ही लोग सवार थे। मतलब 5 दिन तक पुलिस ये पीटती रही कि कार में 5 लोग सवार हैं, 5 लोगों के खिलाफ बाकायदा एफआईआर दर्ज किया गया, 5 लोगों के नाम उसमें रजिस्टर्ड हैं, 5 के खिलाफ सेक्शन जो है वो भी लगाए गए। और फिर पता चलता है कि नहीं, 5 नहीं, उसमें तो 4 ही हैं। अब ऐसे हर दिन हर इन्वेस्टिगेशन के मोड़ पर ऐसी गलतियां इसी शुरुआती दौर में होगी तो अंदाजा लगाइए कि कोर्ट में इस केस का क्या हश्र होगा। खैर, क्या रोइए और क्या पीटिए। अभी तक निधि की आपने सारी कहानी सुनी जो उसने बताई, और अंजलि की कहानी आपने सुनी कि 31 दिसंबर की शाम को वो कहाँ थी, क्या कर रही थी। लेकिन अभी तक पिछले 5 दिनों में ये साफ नहीं हो पाया था कि कार में सवार जो पहले 5 और अब 4 लोग हो गए हैं, और बाकी के 3 और गुनहगार जो सबूत मिटाने में और इनको बचाने में जिन्होंने मदद की, तो कुल मिलाकर 7 कैरेक्टर हैं। इन 7 का क्या रोल था? ये 7 31 दिसंबर की शाम से क्या कर रहे थे, कहाँ थे, क्या एक साथ थे, अलग अलग थे, यह हादसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सारी चीजें अब तक गायब थी। आज कहानी में मैं आपको अंजलि और निधि नहीं बल्कि इन दोनों की स्कूटी को जिस कार ने टक्कर मारी मारुति बलेनो ने, उसमें सवार 4 लोग और उनके 3 साथी, इन सब की कहानियां सुना रहा हूं कि इन लोगों ने 31 दिसंबर की शाम 6 बजे से लेकर 1 जनवरी की सुबह 8 बजे तक क्या किया, कहां थे। तो इस कहानी में पहले 4 कैरेक्टर सामने आते हैं शुरुआती, और ये 4 कैरेक्टर हैं जिनमें से एक का नाम है अमित खन्ना, जो उत्तम नगर में है, एसबीआई बैंक की तरफ से क्रेडिट कार्ड बनाने का काम करता है। दूसरा है 27 साल का कृष्ण, जो कनाट प्लेस में एक स्पेनिश कल्चर सेंटर में काम करता है। तीसरा है एक मिथुन, जो पेशे से हेयर ड्रेसर है। और चौथा है मनोज मित्तल, जिसकी राशन की अपनी एक दुकान है और जो मंगोलपुरी में बीजेपी का नेता है। तो ये 4 कैरेक्टर शुरुआत में इस कहानी में आते हैं, यानी कि अमित, मिथुन, कृष्ण और मनोज मित्तल। ये सारे सुल्तानपुरी के ही रहने वाले हैं। 31 दिसंबर की शाम को पहले फोन पर ये लोग, उससे पहले दिन में ही ये प्लान करते हैं कि आज 31 दिसंबर की रात है तो न्यू ईयर मनाते हैं। तय होता है कि हाँ मनाते हैं। तो हुआ कि कहाँ, तो कहा गया कि पहले सब इकट्ठे होते हैं। शाम 6 बजे मनोज मित्तल ने जो सुल्तानपुरी है उसमें राशन की दुकान है, वहां अपने इन 3 दोस्तों को बुलाया, यानी कि अमित को, मिथुन को और कृष्ण को। दुकान बंद हो चुकी थी, राशन की दुकान। उसके बाद ये चारों दोस्त उसी दुकान में बैठते हैं। उस दुकान में बैठने के बाद अब चारों शराब पीते हैं। करीब 6 बजे ये लोग पहुंचे थे, 6:30-7 के दरमियान शराब का दौर शुरू हुआ। रात 10 बजे तक उसी दुकान में बैठकर ये लोग शराब पी रहे हैं, और उसके बाद यह तय हुआ कि शराब वराब पीने के बाद थोड़ा लेट हो, 10 बजे के बाद सुल्तानपुरी से मुरथल चलते हैं, और मुरथल में ढाबे में खाना खाएंगे और वहीं न्यू ईयर मनाएंगे। चारों कहते हैं ठीक है। अब इसके बाद रात करीब 10 बजता है। 10 बजे मुरथल अब जाने की बारी है, लेकिन इनमें से किसी के पास उस वक्त कार नहीं है। तो फिर तय होता है कि अमित को भेजा जाए, और अमित जो है वो एक उनका दोस्त है आशुतोष के पास जाए और उससे मारुति बलेनो कार मांगे। अब यहाँ पे 5वें कैरेक्टर की एंट्री हुई। 4 तो आपको बता चुका, अमित, मिथुन, कृष्ण और मनोज मित्तल शराब पी रहे हैं 6 बजे से मित्तल की राशन की दुकान में। 10 बजे अचानक अमित बाहर निकलता है और सुल्तानपुरी में ही रहने वाले आशुतोष के पास जाता है और उससे कहता है कि यार हम लोग मुरथल जाना, अपनी कार दे दे। अब आशुतोष नोएडा की एक टेक फर्म में काम करता है। अब ये मारुति बलेनो कार आशुतोष की भी नहीं है, बल्कि उसका जो साला है जिसका नाम है लोकेश, उसका है वो। लेकिन लोकेश से ये कार कुछ दिनों से आशुतोष लेकर अपने घर पर रखे हुआ था और चला रहा था। तो अमित पहुंचा, आशुतोष दोस्ती थी, पहले भी कार दे चुका था, उसने कहा ले जाओ। अब अमित वो मारुति बलेनो कार लेकर वापस राशन की दुकान में पहुंचता है। इसके बाद चारों वहां से उठते हैं
वक्त हुआ होगा उस वक्त करीब रात के 10:30 बजे। चारों मारुति बलेनो कार में बैठते हैं। कार अमित चला रहा है। अभी इसके बाद कार में भी शराब की बोतल लेकर बैठे और वहां से चल पड़े। वहां से अब ये मुरथल जाते हैं। मुरथल जाने के बाद वहां भी शराब पीते हैं, फिर एक ढाबे पे खाना खाते हैं। तब तक 2022 की आखिरी रात गुजर चुकी, 12 बज चुका। अब 2023 एंट्री मार चुका है, 2023 दस्तक दे चुका है और तारीख अब 31 दिसंबर से 1 जनवरी में बदल गई है। थोड़ी देर और वहाँ मस्ती करते हैं ये लोग, करीब 12:30 पौने 1 तक। सारी मस्ती करने के बाद चूंकि नया साल भी अब पूरा हो गया, 31 दिसंबर खत्म, 1 जनवरी आ गया। अब चारों दोस्त वापस उसी मारुति बलेनो में सुल्तानपुरी की तरफ चल पड़ते हैं। पहले 6-4 घंटे राशन की दुकान में, फिर जाते हुए फिर वहां पे इन्होंने पूरी शराब पी। अब वापस आ रहे हैं सुल्तानपुरी की तरफ। जब ये आ रहे हैं, इधर अचानक एक दूसरा सीन है। सीन ये है कि 31 दिसंबर की शाम को ही अंजलि अपनी स्कूटी उठाकर निधि को उठाती है, जो उसके घर के पास रहती है, और ये लोग एक विवान होटल में पहुंचते हैं। वहां 7:30 से 12:30 तक रुकते हैं, बल्कि 1:30 बजे रात तक। तो 1:30 बजे रात को निधि और अंजलि अब दोनों होटल से निकल रहे हैं और ये दोनों भी अपने घर की तरफ लौट रहे हैं। इनका घर अमन विहार, उन चारों का घर सुल्तानपुरी। अब जब ये अंजलि अपनी स्कूटर से लौट रही है, उधर वो चारों भी मुरथल से घर लौट रहे हैं। इत्तेफाक से जब ये लोग लौट रहे होते हैं तो एक जगह सड़क थोड़ी पतली है, संकरी सी है। तो मारुति बलेनो कार सामने से आ रही है, इन्हें जाना है सुल्तानपुरी। सामने की तरफ से ये स्कूटी आ रही है, जिसको चला रही है उस वक्त अंजलि और पीछे बैठी है निधि। उसे जाना है अमन विहार। और उस संकरी रास्ते में जहां पे एक मोड़ है, अचानक उस मोड़ के पास इधर से स्कूटी और सामने से कार दोनों आपस में टकरा जाती है। जब टक्कर होती है तो सामने से टक्कर होती है लगभग कार के बीचों बीच। टक्कर होने के बाद जो निधि है वो दाईं तरफ गिरती है और जो अंजलि है वो बाईं तरफ गिरती है। गाड़ी थोड़ी देर के लिए रुकती है, लेकिन इसी दौरान में अंजलि का जो एक पैर का निचला हिस्सा है वो गाड़ी के पहिए के नीचे आ जाता है, फंस जाता है। अब उसके बाद वो गाड़ी, चूंकि संकरा रास्ता है, जगह भी कम है, वो देखते हैं एक्सीडेंट हो गया, नशे में है, डर जाते हैं। अब वो गाड़ी को रिवर्स करते हैं। रिवर्स करने के लिए इसलिए कि अब उनको मालूम है कि उधर जाएंगे तो फंसेंगे, तो उन्हें वापस जाना है। तो उस चक्कर में वो गाड़ी को रिवर्स किया, उस चक्कर में अंजलि और घसीटी गई। फिर ये भी वापस भाग जाते हैं। इधर निधि को भी कुछ पता नहीं, क्योंकि टक्कर होती है, वो गिरती है, देखती है वो फंस गई, वो भी अपने घर भाग जाती है। अब ये लोग, इनको पता है कि गाड़ी का एक्सीडेंट हो चुका है, ये भी देख रहे हैं कि गाड़ी के इसमें फंस गई है। उन्हें लगता है कि गाड़ी भगाओ, अपने आप निकल जाएगी। वो डरे हुए, घबराए हुए हैं। कुछ दूर जाने के बाद गाड़ी से अंजलि की लाश अलग हो जाती है, वो सड़क किनारे कहीं गिर जाती है। अब ये वहां से भागते हैं, लेकिन अभी इन्हें मालूम है एक्सीडेंट हो चुका है। इन्हें यह भी पता है कि जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। इन्हें यह भी पता है कि गाड़ी में थोड़ा आगे कुछ चीज़ें भी बिगड़ी हैं, और इन्हें यह भी पता है कि नया साल है, शायद पुलिस या पिकेट कहीं पर टकरा जाए। अब वो गाड़ी को मेन रोड से हटाकर छोटी छोटी जो सर्विस लेन वाली सड़क होती है वो, और बाकी ये छोटे छोटे शॉर्टकट, उन्हें मालूम है उस इलाके में कि अल्टरनेट रूट क्या है। तो मेन रोड जहाँ पे टिकट होने का के चांसेस हो कि पुलिस का एक बूथ हो, हरियाणा बॉर्डर भी है, उन्हें ये भी पता है बॉर्डर पे बैरिकेड होता है, न्यू ईयर पे कई जगह बैरिकेड्स लगे हुए हैं। तो उन रास्तों को अब अवॉइड कर रहे हैं जिन रास्तों पे पुलिस या फिर पुलिस की जिप्सी या फिर बैरिकेड या फिर नाका होने के चांसेस हैं। और ये छोटी छोटी गलियों, छोटी छोटी सड़कों को लेते हुए ये सब वहां से निकलते हैं। अब पुलिस को इनको चकमा देना था। पुलिस को चकमा देने के बाद अब ये वहां से जो है गाड़ी को मोड़कर सुल्तानपुरी लाडोपुर कट से होकर कंझावला मोड़ की तरफ ले जा रहे हैं। कंझावला मोड़ पर पहुंचने के बाद जब इन्हें लगा कि अब ठीक ठाक है, तो फिर वहां से वो दूसरा रास्ता लेते हैं और इसके बाद सबसे पहले उस गाड़ी को लेकर एक सेफ जगह पर, जब इन्हें लगता है कि अपना घर आ गया, करीब आ गया, तो वहां पे पहुंचते हैं। अब चारों गाड़ी रोककर आपस में बात कर रहे हैं। बातचीत यह है कि हमने एक एक्सीडेंट किया है, एक लड़की को मारा, और उन्हें यह भी एहसास है कि वो लड़की बची नहीं है, और उन्हें यह भी डर है कि सीसीटीवी कैमरा कहीं ना कहीं हमारी गाड़ी का नंबर जो है वो कैद कर चुका है, तो पकड़े जाएंगे। अब क्या करें? तो चारों में से सबसे मुश्किल बात यह थी कि जो गाड़ी चला रहा था अमित, उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था।
उसके साथ मनोज मित्तल, उसके पास भी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। उसके साथ कृष्ण जो तीसरा बैठा हुआ, उसके पास भी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। और इनके साथ जो मिथुन है, उसके पास भी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। अब इन्हें यह भी पता है कानून कि एक एक्सीडेंट हुआ, नशे में है, और ऊपर से अगर पता चलेगा ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो और ज़्यादा कड़ी सज़ा हो जाएगी। तो अब क्या करें, चारों ने कहा फंस गए। तब इनके दिमाग में एक आइडिया आया, इन्होंने कहा चलो चलते हैं। अब अमित वहां से सीधे गाड़ी अपने भाई के घर ले जाता है। भाई का नाम है अंकुश। ये छठा कैरेक्टर है जो इस कहानी में छठा किरदार दाखिल होता है। अंकुश को जाकर अमित सारी बातें बता देता है। कहता भाई हमारे हाथ से ऐसा ऐसा हादसा हो गया, एक लड़की मर गई है और हम में से किसी के पास लाइसेंस भी नहीं है, पुलिस पक्का है कि गाड़ी को ढूंढते गए। अंकुश अपने भाई अमित को पहली बार ये आइडिया देता है कि एक काम करो, अपना एक कज़न है दीपक, और ये जो दीपक है ये ग्रामीण सेवा की गाड़ी चलाता है, पेशे से ड्राइवर है। अब पेशे से ड्राइवर है तो ड्राइविंग लाइसेंस तो होगी उसके पास। तो उसने कहा कि दीपक के पास जाओ और दीपक को बोलो कि वो ये मान जाए कि ड्राइव वो कर रहा था, क्योंकि उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, तो कुछ होगा नहीं। अमित कहता ठीक है। अब ये कार लेकर ये लोग दीपक के पास पहुंचते हैं। दीपक अमित का कज़न है। वो जाकर बताता है भाई हमारी गाड़ी से एक टक्कर हो गई है, मामूली सा एक्सीडेंट है, मेरे पास लाइसेंस नहीं है, लंबा फंस जाऊंगा, पुलिस वाले ज़्यादा पैसे मांगेंगे, तू बता देना तू चला रहा था। दीपक को लगा कि एक मामूली एक्सीडेंट है तो कोई बात नहीं, उसने कहा भाई भी है, मदद भी हो जाएगी। बट उसे सच्चाई नहीं बताई उन चारों ने। उसने कहा ठीक है मैं तैयार हूँ, मैं बोल दूंगा। उसने कहा ओके। अब इसके बाद ये लोग उस गाड़ी को लेकर वापस आशुतोष के घर जाते हैं, और आशुतोष के घर जाने के बाद उस गाड़ी को उसके घर के बाहर खड़ी करते हैं और आशुतोष को सच सच बता देते हैं कि देख तेरी गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया है, एक लड़की इसके नीचे आ गई थी पर हमने जानबूझ के नहीं किया, ये उनका स्टेटमेंट था। आशुतोष कहता है ठीक है तुम लोग जाओ। इसके बाद आशुतोष उस गाड़ी को देखता है और जहाँ जहाँ उसे खून के निशान दिखाई देते हैं उसको मिटाता है। इसके बाद गाड़ी खड़ी करने के बाद ये चार ऑटो पकड़ते हैं। ऑटो पकड़ के उनका घर उसी इलाके में था। अपने अपने घर करीब सुबह 5 बजे पहुंच चुके थे। 5 बजे जाने के बाद सब सो जाते हैं। इधर 4:10 पर इस बॉडी के मिलने की खबर पुलिस को मिलती है। इसके बाद पुलिस की टीम पता करती है जहां पे बॉडी मिली। फिर सीसीटीवी कैमरे से वो गाड़ी जैसा कि था उसका नंबर मिल जाता है कि मारुति बलेनो है। पुलिस उस बलेनो के मालिक आशुतोष के घर पहुंच जाती है। आशुतोष बताता है कि भाई नहीं, पुलिस सबसे पहले पहुंचती है लोकेश के घर जिसके नाम पे गाड़ी थी। लोकेश कहता है ये गाड़ी तो मैंने अपने जीजा जी को दे रखा है। पुलिस अब आशुतोष के घर पहुंचती है। आशुतोष कहता है ये गाड़ी मुझसे अमित ले गया था। पुलिस अमित के घर पहुंचती है, अमित को उठाती है। अमित कहता है कि हाँ हम लोग गए थे, हम 4 लोग थे। तो नाम बताता है कि एक मिथुन था, एक मनोज मित्तल था, एक कृष्ण था और एक दीपक था। अब यहाँ वो दीपक का नाम जानबूझ कर लेता है क्योंकि लाइसेंस उसी के पास था। अब पुलिस एक एक कर इन चारों के घर पहुंचती है और इन चारों को उठाती है। और पहला तो अमित था ही था, 5 को थाने लाती है, पूछताछ होती है। दीपक कहता है कि हाँ जी गाड़ी में चला रहा था और एक्सीडेंट हो गया, पर हमें नहीं मालूम था गाड़ी से टक्कर हुई, उसे लगा मामूली एक्सीडेंट है। तो पहला दिन जो 1 जनवरी की बात है, शाम तक दीपक इसी गलतफहमी में था कि एक मामूली एक्सीडेंट है और इसलिए अमित ने मदद मांगी, मैंने दे दी। लेकिन शाम होते होते ये खबर टीवी चैनलों पर आ गई। इसके बाद अगले दिन हर तरफ लोगों का गुस्सा। अब दीपक को भी ये बात पता चली। अब दीपक को लगा कि ये मैंने क्या किया, मुझे तो लगा एक मामूली एक्सीडेंट है इसलिए मैं ज़बरदस्ती में कूद पड़ा कि हाँ भाई ड्राइव मैं कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ तो एक लड़की है जिसकी खबर आ रही 12 किलोमीटर तक घसीटा गया, इसमें तो मैं लंबा फंसूंगा। अब वो डर गया। अब उसने पुलिस को सच सच बता दिया। उसने कहा साहब मैं बेकसूर हूँ, मैं तो उस रात था ही नहीं, मैं अपने घर पर था और ये गाड़ी मैं नहीं चला रहा था, अमित चला रहा था। पुलिस को लगा झूठ बोल रहा है, लेकिन पुलिस ने कहा चलो अब तफ्तीश करते हैं, क्योंकि अब तक पुलिस का बयान यही है कि दीपक चला रहा है। अब पुलिस दीपक के कॉल डिटेल रिकॉर्ड को निकालती है। जब कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकालती है तो पता चलता है कि 31 दिसंबर की रात 11:15 बजे से लेकर 1 जनवरी की सुबह 8 बजे तक दीपक सचमुच अपने घर में था। उसके मोबाइल का लोकेशन उसका घर ही दिखा रहा था। इसके बाद जब पूछताछ हुई घर में तो पता चला कि हाँ उस रात दीपक बाहर था 31 दिसंबर को, लेकिन 11:15 बजे रात को घर लौट आया और घर पे सो रहा था। फिर सुबह 3:30 से 4 के दरमियान में कुछ लोग आए और ज़बरदस्ती दरवाज़ा पीटा और दीपक को फिर बुला कर ले गए। ये वही वक्त था जब ये लोग एक्सीडेंट करके लौटे और दीपक से इन्होंने कहा कि हमारे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, तू जिम्मेदारी ले ले। तो उसके बाद दीपक मान गया था। अब जब ये कॉल डिटेल रिकॉर्ड पुलिस के पास आई तो पता चला कि वाकई कार में तो उसकी मौजूदगी है नहीं, न मुरथल में है न कहीं और है। उसका लोकेशन लगातार पूरी रात उसके घर पर है।
अब पुलिस को यकीन हो गया कि कार दीपक नहीं चला रहा था, यानी कार अमित चला रहा था। और यहीं पे एक चीज़ और क्लियर हो गई कि कार में उस रात 5 नहीं बल्कि 4 लोग थे, यानी अमित था, मिथुन था, कृष्ण था और मनोज मित्तल था, दीपक नहीं था। जबकि पुलिस पहले दिन से 5 नाम ले रही थी। तो इसके बाद इन लोगों को खैर गिरफ्तार किया गया। तो पूरी इस कहानी में ये 5 तो कैरेक्टर आ गए, लेकिन असल में जो हादसे के गुनहगार थे वो 4 थे। अमित जो ड्राइव कर रहा था, मिथुन जो उसके साथ बैठा था, कृष्ण जो उसके साथ बैठा था और मनोज मित्तल जो साथ बैठा था। दीपक को इसलिए पकड़ा गया कि उसने पहले झूठ बोला, पुलिस को गुमराह किया कि कार में ड्राइव कर रहा था। आशुतोष ने पुलिस को गुमराह किया कि हाँ वो गया, पुलिस जब आई तो उसने कहा कि कार ले गए थे, लेकिन उसे एक्सीडेंट के बारे में मालूम था और उसने पुलिस से छुपाया। दूसरा, उसने खून साफ करने की कोशिश की, डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस, सबूत के साथ छेड़छाड़, उसे मिटाने का गुनहगार। अंकुश ने अपने भाई को आइडिया दिया कि देख तेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, इसलिए तू दीपक को इसमें शामिल कर और उसको दिखा दे ड्राइवर, तो वो भी बराबर का गुनहगार हो गया। तो इस तरीके से 4 तो कार में थे, जो कार के बाहर थे दीपक, आशुतोष और अंकुश, ये भी कहीं ना कहीं इसके हिस्से जुड़ गए और इस तरीके से ये 7 गुनहगार इस केस में शामिल हो गए। तो ये थी पूरी कहानी उस रात की, इन गुनहगारों की, इन 7 लोगों की, ये लोग कहां थे। हाँ, इनमें एक 8वें का भी नाम था जो आपको मैंने बताया, लोकेश, लेकिन उसका कोई रोल नहीं, जो कि आशुतोष का मतलब साला है, क्योंकि उसने अपनी गाड़ी बहुत पहले ही अपने साले को दी थी और उस गाड़ी के बाद उसने क्या किया उससे उसको कोई लेना देना नहीं था। इसलिए पुलिस की नज़र में लोकेश कहीं से गुनहगार नहीं है। 7 लोग हैं, 5 पहले ही पकड़े गए थे, बाकी 2 अंकुश और आशुतोष को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब 7 पुलिस के कब्जे में है। बस दुआ कीजिए ये कि जैसे 35 घंटे में स्कूटी पर 1 से 2 लोग सवार हो गए, 4 दिन में ड्राइवर बदल गया, 5 दिन में कार के अंदर से लोगों की गिनती कम हो गई, आगे इस केस में और ऐसी कोई चीज़ ना आए ताकि दिल्ली पुलिस की और ज़्यादा फजीहत ना हो और अंजलि को इंसाफ मिले।